नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके मास्टर यूट्यूब चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलेगा हर दिन सबसे ताज़ा, सटीक और परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, एमपीएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, यह चैनल बनेगा आपकी तैयारी का सबसे भरोसेमंद साथी। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज, साथ ही साथ इतिहास और जनरल नॉलेज के भी फैक्ट्स मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट हैज डिक्लेयर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द नेम ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इसका आंसर है सी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है। इस अभयारण्य यह अभयारण्य सागर जिले में स्थित है और 258 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 134वीं जयंती से ठीक पहले की गई है, जो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस अभयारण्य का नामकरण संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इस अभयारण्य की स्थापना से वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद होगी। इसके अलावा यह क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। इस अभयारण्य में तेंदुआ, चित्तल, सांबर, नीलगाय, लकड़बग्गा, सियार और विभिन्न कई प्रकार के पक्षी और सरीसृप सहित कई वन्य जीव भी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र शुष्क पर्णपाती वनों, घास के मैदानों और झाड़ियों से समृद्ध भी है। मध्य प्रदेश, जिसे पहले से ही अपने बाघ अभयारण्यों के लिए जाना जाता है, अब इस नए अभयारण्य के साथ कुल 25 वन्यजीव अभयारण्यों का घर बन गया है। यह कदम न केवल वन्यजीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समावेश के मूल्यों के भी प्रति एक श्रद्धांजलि है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट हेल्ड रिसेंटली? ए दुबई, बी थाईलैंड, सी चाइना, डी नेपाल। इसका आंसर है ए दुबई। हाल ही में ग्लोबल जस्टिस एंड लव एंड पीस समिट का आयोजन दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। यह समिट 12 और 13 अप्रैल 2025 को एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया गया था। इस समिट का इतिहास यह है कि यह पहले ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट था। इसका आयोजन IMPS कीपर मूवमेंट द्वारा किया गया था। इस समिट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के ऐसे दूरदर्शी नेताओं को एक मंच पर लाना था, जो न्याय, प्रेम और शांति से प्रेरित दुनिया के निर्माता के लिए काम कर रहे हैं। इस इससे पहले समिट का मुख्य विषय था एक पृथ्वी, एक आवाज, वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति था। इस दो इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के 72 प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया था, जिनमें से 12 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। राष्ट्र प्रमुख, धार्मिक नेता और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति भी शामिल थे। इस समिट के दौरान वक्ताओं ने न्याय, समानता, आपसी सम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं। समिट के अंत में नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा शांति चार्टर, मानवता के लिए एक प्रेम पत्र नामक एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें न्याय, प्रेम और शांति के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN को प्रस्तुत किया जाएगा। इस समिट का एक महत्वपूर्ण पहलू IMPS कीपर आंदोलन की शुरुआत भी की थी, जिसका लक्ष्य 21 सितंबर 2025 तक दुनिया भर में 10 लाख शांति दूतों को एकजुट करना है। यह आंदोलन 7 मानवीय मूल्यों, कृतज्ञता, क्षमा, प्रेम, विनम्रता, दान, धैर्य और सत्य, इन सब पर आधारित था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
Recently, which state policies crime monitoring portal has won the Scotch Award? A. उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी केरला, डी बिहार। इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने स्कॉच पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार पोर्टल को यह पुरस्कार पोर्टल को पुलिस और सुरक्षा श्रेणी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के तकनीकी सेवा इकाई द्वारा विकसित इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो गंभीर और संवेदनशील अपराधों को जैसे माफिया से जुड़े अपराध, पॉस्को मामले, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों की पहचान करने और उन पर लगातार निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पोर्टल समय पर जांच और चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त यह पोर्टल अदालतीय ट्रायल्स की भी प्रभावी निगरानी के माध्यम से त्वरित न्याय सुनिश्चित करता है। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक लगभग 85,000 दोषियों को सजा दिलाई जा चुकी है और पिछले 5 साल से अधिक पुराने 40,000 से भी अधिक लंबित मामलों को सफलतापूर्वक हल किया गया है। इस पहल ने कानून और व्यवस्था में जनता के विश्वास और आत्मविश्वास को भी काफी मजबूती मिली है। स्कॉच पुरस्कार डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश में सर्वश्रेष्ठ प्रयासों को कवर करता है। इसमें शासन, समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगी में उत्कृष्टता, परिवर्तन प्रबंधन, कॉर्पोरेट नेतृत्व, कॉर्पोरेट प्रशासन, नागरिक सेवा वितरण, क्षमता निर्माण, सशक्तिकरण और अन्य संबंधित मुद्दों में सर्वश्रेष्ठ शामिल है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं नई नवीन अरोड़ा ने नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को स्कॉच पुरस्कार प्रमाण पत्र सौंपा है। पोर्टल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टीम के सदस्य तारू माथुर और अंकित प्रताप यादव को भी विशेष रूप से सहारा गया है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश पुलिस की नवाचार आधारित पुलिसिंग, व्यावसायिक उत्कृष्टता और निष्पक्ष न्याय वितरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द सेकंड समिट ऑन वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट बी हेल्ड? ए नासिक, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी मुंबई। इसका आंसर है सी हैदराबाद। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 19 और 20 अप्रैल 2025 को हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर दूसरा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे कि सरकारी अधिकारी, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, न्यायपालिका, नागरिक समाज संगठन और शिक्षाविद को एक साथ लाना है। इस शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई है, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और मुकाबला करना, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, महिलाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक और अवसरों को भी बढ़ावा देना है, कानूनी और सामाजिक सहायता प्रणालियों को मजबूत करना, महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी को बढ़ाना। यह दूसरा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पहले शिखर सम्मेलन की प्रगति पर आधारित होगा और महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए नई रणनीतियों और पहलों पर विचार करेगा। हैदराबाद को इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है, जो इस मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और ठोस कार्यवाही को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 14th अप्रैल इन 2025? फर्स्ट है 131, 133, 134, 137। आंसर है सी 134। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। यह जानने के लिए कि वर्ष 2025 में उनकी कौन सी जयंती मनाई जा रही है, हमें 2025 और उनके जन्म वर्ष के बीच का अंतर निकालना होगा। 2025 माइनस 1891,
होता है 134। इसलिए 14 अप्रैल 2025 को भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अधिक जानकारी थोड़ी सी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर नाम से भी जाना जाता है, एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के इतिहास और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। वे एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीति और समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है और एक महान समाज सुधारक के रूप में भी व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 के मध्य 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर एक दलित यानी कि महार परिवार में हुआ था। उनके पिता यानी कि रामजी मालोजी सपकाळ ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे और कबीर पंथ के अनुयायी थे। उनकी माता जी का नाम भीमाबाई था और बचपन में उन्हें जातिगत भेदभाव और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय दलितों को अछूत माना जाता था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में कई बाधाओं को सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका एजुकेशन अंबेडकर एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने अपनी शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति की मदद से उन्होंने आगे की पढ़ाई भी की थी। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह और काला राम मंदिर सत्याग्रह जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वे कानून मंत्री भी बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विपुल लेखक और विचारक थे। उनके कुछ प्रमुख लेखन शामिल हैं, जैसे कि द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेमी एंड डेवलपमेंट, हु वेयर द शूद्रास, द अनटचेबल्स, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, बुद्ध एंड हिज धम्मा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में समानता और न्याय के सिद्धांत मौजूद है, जो दलितों के लिए अधिक उपयुक्त होंगे। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक सार्वजनिक समारोह में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। डॉक्टर भीमराव जी की विरासत आज भी भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वे सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रतीक हैं। उनकी जयंती 14 अप्रैल को भारत में अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाती है। उनके विचार और कार्य आज भी प्रासंगिक है और एक न्यायपूर्वक और समाजवादी समाज के निर्माण के लिए मार्गदर्शक करते हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। संक्षिप्त में बताऊं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया था। उनका योगदान अविस्मरणीय है और वे हमेशा मार्जिनलाइज और ऑप्रेस लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द रेल कोच फैक्ट्री इन इंडिया? ए चित्तरंजन, बी वाराणसी, सी कपूरथला, डी पेरम्बूर। भारत में निम्न, इसका आंसर है सी कपूरथला। कपूरथला पंजाब में है। यहाँ रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। यह भारतीय रेलवे की एक प्रमुख कोच निर्माता है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। आरसीएफ विभिन्न प्रकारों के यात्री कोचों का निर्माण करती है और इसमें भारतीय रेलवे के कोच उत्पादन महत्वपूर्ण योगदान करती है। साथ ही साथ रायबरेली में भी इसका उत्पादन होता है।
चेन्नई तमिलनाडु में भी होता है। रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ मॉडर्न कोच फैक्ट्री यानी कि MCF स्थित है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और यह अपेक्षाकृत नई कोच निर्माण इकाई है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द इंडिया फर्स्ट रॉकेट लॉन्च सेंटर लोकेटेड? श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, थुम्बा जो केरला में है, सी चांदीपुर जो उड़ीसा में है, डी त्रॉम्बे जो मुंबई में है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, थुम्बा केरला में है, जो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में है। शहर के पास एक छोटा सा गांव है। इस केंद्र का नाम थुम्बा इनोवेटिव रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर TERLS है। थुम्बा को ही क्यों चुना गया है? थुम्बा को भारत के पहले रॉकेट लॉन्च केंद्र के रूप में चुनने के कई महत्वपूर्ण कारण थे, जैसे कि भूमध्य रेखा के निकटता है। थुम्बा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब स्थित है। यह स्थान ऊपरी वायुमंडल और आयन मंडल के अध्ययन के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को विषुवत रेखा पर कुछ विशेष वायुमंडल और आयनिक गतिविधियां होती हैं, जिनका अध्ययन करना वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है। रॉकेट लॉन्चिंग के लिए भूमध्य रेखा के पास का स्थान फायदेमंद होता है, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन रॉकेट को अतिरिक्त गति प्रदान करता है, जिससे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको थोड़ी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही करंट अफेयर्स